जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई, अपना घर बार, मतलब अपना सब कुछ किसी ऐसे इंसान के नाम कर देते हैं जो आपसे वादा करता है कि बुढ़ापे में वो आपका ख्याल रखेगा। एक ऐसा वादा जो किसी कागज पर नहीं बल्कि बस एक पारिवारिक भरोसे पर टिका होता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो संपत्ति उस इंसान के नाम होती है, वो आपको घर के सबसे अच्छे कमरे से निकालकर एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी में धकेल देता है, जहां जहां आपको एक सूखी रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। बाप रे, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? और ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। आज के इस विश्लेषण में हम मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर और दिल को झकझोर देने वाली रचना बूढ़ी काकी पर बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार कहानी है ये। मतलब प्रेमचंद ने इंसानी फितरत को जिस तरह से उकेरा है वो बेमिसाल है। सही कहा आपने। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कहानी का सारांश सुनाना नहीं है। हम उस मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं कि कैसे बुढ़ापा इंसान को वापस बचपन की उसी बेबस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और कैसे लालच और जो हमारा सामाजिक दिखावा है वो रिश्तों की असल हकीकत तय करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस इंसानी फितरत के आईने में जरा झांक कर देखते हैं। मैं तो इस चर्चा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, इस कहानी की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो यही है कि ये हमें किसी बाहर के विलन की कहानी नहीं सुनाती। ये हमारे अपने घरों के भीतर जो एक अंधेरा पनपता है, उसकी तस्वीर दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम देखना ही नहीं चाहते। सही कहा। प्रेमचंद की लेखनी के जरिए हम बुढ़ापे की उस त्रासदी को समझते हैं जहां इंसान सिर्फ एक कमजोर शरीर नहीं रह जाता, वो एक ऐसा वजूद बन जाता है जिसे उसका अपना परिवार ही एक बोझ समझने लगता है। हाँ, और यहाँ व्यक्तिगत नैतिकता और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके बीच का टकराव बहुत ही गहरा है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो इस जटिलता को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले बूढ़ी काकी की उस दयनीय स्थिति की जड़ में जाना होगा। कहानी की शुरुआत में ही बताया गया है कि काकी शारीरिक रूप से पूरी तरह लाचार हैं। उनके पति को गुजरे तो एक जमाना हो चुका है। हाँ, और उन्होंने अपने 7 जवान बेटों की अर्थियां देखी हैं। मतलब जरा सोचिए उस माँ के दुख के बारे में। बुढ़ापे और इस भयंकर दुख ने उनके शरीर को इस कदर तोड़ दिया है कि वे बस जमीन पर रेंग कर चलती हैं। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है ये। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि प्रेमचंद लिखते हैं कि काकी की सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है सिवाय एक के, और वो है उनका स्वाद। स्वाद, हाँ। उनके पास अपनी बात मनवाने का या कोई विरोध जताने का रोने के अलावा और कोई साधन ही नहीं बचा है। तो मेरा सवाल यह है कि जब इंसान का पूरा शरीर जवाब दे रहा होता है तो सारा ध्यान सिर्फ खाने और स्वाद पर ही क्यों अटक जाता है? देखिए, अगर हम इसे जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब एक इंसान अपनी शारीरिक आजादी खो लेता है, मतलब जब वो अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। और जब समाज उसे हर तरह के मानसिक और भावनात्मक सुख से पूरी तरह काट देता है, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो जीवित रहने के लिए किसी एक ऐसी चीज को कसकर पकड़ लेता है जो उसे डोपामाइन या कह लीजिए संतुष्टि दे सके। ओह, तो काकी के मामले में वो संतुष्टि स्वाद से मिल रही है। एकदम सही। ये कोई साधारण पेटूपन या लालच नहीं है जैसा कि उनका परिवार सोचता है। असल में ये एक ऐसे इंसान की बायोलॉजिकल पुकार है जिसके पास जीवन में खुशी का और कोई दूसरा जरिया बचा ही नहीं है। समझ रही हूँ। और जो उनका जोर जोर से रोना है ना, वो भी कोई नखरा नहीं है, वो एक आदिम सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ठीक एक नवजात शिशु की तरह। बच्चा अपनी तकलीफ बताने के लिए क्या करता है? वो सिर्फ रो ही तो सकता है। बिल्कुल। काकी की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। ये तुलना वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे बुढ़ापा और बचपन एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। खैर, अगर हम कहानी के दूसरे पक्ष पर आए, मेरा मतलब है परिवार के लालच पर, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। बुधराम का किरदार। हाँ, काकी के परिवार में उनके नाम पर सिर्फ एक भतीजा बचा है, बुधराम, और काकी ने अपनी सारी जमीन जायदाद उसी के नाम कर दी है। यहाँ प्रेमचंद ने एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, सब्ज बाग। मतलब झूठे सपने दिखाना। बिल्कुल। बुधराम ने काकी को बड़े बड़े सपने दिखाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे आज के जमाने में कोई अपने बूढ़े माता पिता से उनकी सारी सेविंग्स
ये कहकर ट्रांसफर करवा ले कि अब आपको क्या चिंता, हम है ना। हाँ, और पैसा मिलते ही उन्हें घर के किसी कोने में या गैराज में शिफ्ट कर दे। एकदम वही बात। उस जमाने में काकी की जायदाद से बुधराम को सालाना 150 से 200 रुपए की आमदनी होती है, और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। एक नेक और भला इंसान माना जाता है। और यही सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। इस नेकी के पीछे का जो पाखंड है ना, उसे मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? जरूर। देखिए, बुधराम कोई टिपिकल विलन नहीं है जो सुबह उठकर प्लान बनाता हो कि आज मैं काकी को कैसे सताऊंगा। वो खुद को एक बहुत अच्छा शरीफ आदमी ही मानता है। अच्छा, इतनी क्रूरता के बाद भी? हाँ, यही तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है। जब इंसान के विचार कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और उसके कर्म कि मैं अपनी चाची को भूखा मार रहा हूं, ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो दिमाग इस बेचैनी को कम करने के लिए खुद ही बहाने गढ़ने लगता है। मतलब वो खुद को ही बेवकूफ बना रहा है? बिल्कुल। बुधराम खुद को ये समझा लेता है कि मैं तो काकी को खाना देता ही हूं, वो तो काकी की भूख ही कभी शांत नहीं होती। या जब काकी रोती हैं और कोई बाहरी आदमी दरवाजे पे आ जाता है तो बुधराम को अपनी गलती नहीं दिखती। उसे काकी पर गुस्सा आने लगता है ना? सही कहा। वो अपनी इमेज खराब होने का सारा दोष काकी के सिर मढ़ देता है। इस तरह से वो अपनी आत्मा को तसल्ली दे पाता है कि गलती उसकी नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत की आदतों की है। बाप रे! यानी वो अपनी क्रूरता को सही ठहराने के लिए काकी के चरित्र को ही जिम्मेदार बना देता है। कितनी भयानक सोच है ये। और यही सोच आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़े धमाके का कारण बनती है। बिल्कुल। और वो धमाका होता है एक खास दिन पर। कहानी में बुधराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक आया है। घर में एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। उत्सव का माहौल तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, और इस उत्सव का जो वर्णन प्रेमचंद ने किया है वो सीधे दिमाग पर असर करता है। कढ़ाई में पूरियां और कचौड़ियां छन रही हैं, मसालेदार सब्जियां बन रही हैं, पूरे घर में घी और मसालों की तेज खुशबू फैली हुई है। वो खुशबू ही इस हिस्से की जान है ना? अब जरा उस कोठरी के अंधेरे में बैठी काकी के बारे में सोचिए, जिस इंसान का पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ स्वाद तक सिमट कर रह गया हो, उसके लिए ये खुशबू किसी नशे या किसी भयंकर यातना से कम रही होगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो तड़प उठी होंगी। वही तो, वो बेताब होकर जमीन पर खिसकते हुए कढ़ाई के पास आकर बैठ जाती हैं। लेकिन वहां रूपा है, बुधराम की पत्नी, जो कि मेहमानों के काम से बुरी तरह थकी हुई है। एकदम पस्त है वो, उसे पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है। और जब वो काकी को वहां देखती है तो वो किसी मेंढक की तरह केंचुए पर झपट पड़ती है। मतलब वो काकी को बुरी तरह झिंझोड़ती है, गालियां देने लगती है। बहुत ही विचलित करने वाला दृश्य है वो। हाँ, और यहाँ मैं थोड़ा रुककर सोचना चाह रही थी। मतलब मान लिया कि रूपा बहुत थकी हुई है, लेकिन काकी ने तो सिर्फ खाना ही मांगा था ना। ऐसा क्यों होता है कि हम बाहरी लोगों के सामने, उन मेहमानों के सामने जिन्हें हम शायद साल में एक आध बारी देखते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं? और अपनों को ही भूल जाते हैं। हाँ, हम अपनी घर के कमजोर बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन हमारी सामाजिक संरचना और उस लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता से है। रूपा का गुस्सा पूरी तरह से काकी पर नहीं है। तो फिर किस पर है? वो गुस्सा असल में उसकी अपनी शारीरिक थकान, मेहमानों को खुश करने का जो एक मानसिक दबाव होता है, और सबसे बढ़कर अपनी नाक कटने के डर का मिला-जुला रूप है। नाक कटने का डर, मतलब दिखावे की चिंता। बिल्कुल। समाज की नजर में एक सफल आयोजन वो है जहां मेहमान उंगलियां चाटते हुए वापस जाएं। अगर किसी भी मेहमान ने काकी को कड़ाही के पास ऐसे भूखे बैठे देख लिया तो रूपा और बुधराम की सारी सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। हाँ, लोग तो यही कहेंगे कि इतनी जमीन हड़पने के बाद भी बुढ़िया को एक वक्त का खाना नहीं देते। एकदम सही। और इसी डर और शर्मिंदगी को रूपा काकी पर क्रोध के रूप में उतारती है। वो उस पल भूल जाती हैं कि काकी कोई इंसान है। उसे काकी सिर्फ एक ऐसा संकट नजर आती हैं जो समाज में उसकी साख को बर्बाद कर सकता है। समझ रही हूँ। और उस भयानक डांट और झिंझोड़ने के बाद काकी का जो रिएक्शन होता है वो सच में रुला देने वाला है। वे चुपचाप वापस अपनी उसी अंधेरी कोठरी की तरफ खिसकने लगती हैं। वो खामोशी बहुत भारी होती है। बहुत भारी। कहानी में यहाँ एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी नदी के किनारे का कोई हिस्सा कटकर जब पानी में गिरता है तो आसपास का सारा पानी चारों तरफ से सिमटकर उस दरार को भरने के लिए दौड़ पड़ता है। हाँ, उसी तरह उस गहरे सदमे और अपमान के बाद सिमट जाता है।
ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हार है जहां एक इंसान अपनी ही इच्छाओं को दफन करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। भूख एक ऐसी चीज है जो अपमान के डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। बिल्कुल। ये तड़प सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक शून्य था जिसे काकी भरना चाहती थी। और यही वो बिंदु है जहां कहानी अपने सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंच जाती है। हाँ, वो रात का दृश्य। रात हो जाती है, मेहमान खाने बैठते हैं, काकी अपनी कोठरी में इंतजार कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने तक नहीं आता। कोई भी नहीं। और आखिर में उनसे रहा नहीं जाता। वे एक बार फिर खिसकते हुए मेहमानों के बीच पहुंच जाती हैं, और इस बार बुधराम का गुस्सा सारे मानवीय दायरे पार कर जाता है। वो अपना आपा ही खो बैठता है पूरी तरह से। वो काकी को देखकर ऐसे भड़कता है जैसे कोई बेरहम साहूकार किसी गरीब कर्जदार का टेंटुआ पकड़ लेता हो। वो काकी को दोनों कंधों से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए ले जाता है और वापस उस अंधेरी कोठरी में धम से पटक देता है। ये दृश्य पढ़ते हुए भी तकलीफ होती है। और जरा इस दृश्य की विडंबना तो देखिए। घर में बाजे वाले, धोबी, चमार, मतलब बाहर का हर एक व्यक्ति पेट भरकर खा चुका है। हाँ, सबका पेट भर गया है। लेकिन जिस काकी के पैसों से, जिसकी जमीन की बदौलत ये पूरी दावत चल रही है ना, उसे ही घसीट कर फेंक दिया जाता है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन वयस्कों की संवेदनशीलता पूरी तरह मर चुकी है। समाज के डरने, दिखावे ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे अपनी बुनियादी इंसानियत ही भूल चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसी घुटन भरे और स्वार्थी माहौल में एक ऐसा किरदार उभरता है जो इस घने अंधेरे में रोशनी की एक अकेली किरण है। लाडली। हाँ, लाडली, बुधराम की छोटी बेटी। पूरे घर में सिर्फ वही एक है जिसे काकी से सच्चा प्यार है। वो अपने हिस्से की पूरियां तक नहीं खाती, उन्हें काकी के लिए बचाकर अपनी पिटारी में रख लेती है। बच्चों का प्यार सबसे निस्वार्थ होता है। होता तो है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। अगर लाडली को काकी से इतना प्यार है तो वो अपने माता पिता के सामने खड़ी क्यों नहीं हो जाती? मतलब वो चीख कर ये क्यों नहीं कहती कि काकी को खाना दो? ये सवाल लाजमी है। क्या उसका ये चुप रहना उसे भी उसी शोषण का हिस्सा नहीं बनाता? देखिए, ये सोचना बहुत आसान है कि जो इंसान गलत होता देख रहा है उसे तुरंत आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें एक बच्चे के मनोविज्ञान को भी तो समझना होगा ना। वो कैसे? लाडली एक बहुत ही छोटी, सीधी साधी बच्ची है। वो एक पितृसत्तात्मक और बेहद सख्त अनुशासन वाले घर में रहती हैं। वहां बड़ों के सामने बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसे अपनी माँ के गुस्से का खौफ है। हाँ, रूपा का गुस्सा हमने देखा ही है। बिल्कुल। जब बुधराम काकी को बेरहमी से घसीटता है तो लाडली का कलेजा कांप जाता है, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। उसका ये मौन उसकी सहमति नहीं है, बल्कि उसकी बेबसी है। मैं समझ रही हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका विद्रोह खत्म नहीं होता। उसका विद्रोह मुखर ना होकर मूक है, और वो विद्रोह उसके कर्मों में साफ झलकता है। और ये बात उसकी उस आधी रात की यात्रा में साबित भी हो जाती है। ये कहानी के सबसे मार्मिक हिस्सों में से एक है। बिल्कुल, वो रात का सन्नाटा। हाँ, रात के 11 बज चुके हैं। पूरा घर थककर गहरी नींद में सो चुका है। लाडली अपनी पूरियों की पिटारी लेकर काकी की कोठरी की तरफ अकेले बढ़ती है। उस घुप अंधेरे में उसे नीम के पेड़ की टहनी पर हनुमान जी के बैठे होने का भ्रम होता है, और वो डर से अपनी आंखें मीच लेती है। बच्चों वाला डर। हाँ, लेकिन तभी चूल्हे की राख के पास वो एक कुत्ते को जागते हुए देखती है, और उसे अचानक बहुत राहत महसूस होती है। ये डिटेल बहुत गहरी है। मुझे भी यही लगा। ये दृश्य मुझे बहुत गहराई तक हिट करता है। मतलब एक बच्ची अपने ही घर में इतनी डरी हुई है कि सोए हुए इंसानों के बीच उससे एक जागता हुआ कुत्ता ज्यादा भरोसा और सुकून दे रहा है। और ये दृश्य मानवीय रिश्तों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जरा सोचिए, एक जानवर उस बच्ची को उन वयस्कों से ज्यादा सुरक्षित महसूस करा रहा है जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही एक बूढ़ी औरत को जमीन पर घसीटा था। सच में कितनी बड़ी बात है ये। यह दिखाता है कि लाडली अपने सबसे गहरे डर से लड़ रही है। एक तरफ अंधेरे और भूतों का डर है, और दूसरी तरफ काकी के लिए उसका वो निस्वार्थ प्रेम। वयस्कों की इस क्रूर और स्वार्थी दुनिया में लाडली का आधी रात को उठकर काकी को पूरियां खिलाने जाना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विद्रोह है। बिल्कुल, ये बहुत ही पवित्र और साहसिक कदम है। लेकिन नियति का खेल देखिए। लाडली का ये पवित्र कदम ही एक ऐसे दृश्य की जमीन तैयार कर देता है जो इंसानियत को अंदर तक झकझोर देता है। वो क्लाइमैक्स। हाँ, लाडली की वे कुछ पूरियां काकी की उस असीम भूख को मिटाने के बजाय आग में घी का काम करती हैं। बिल्कुल।
जैसे थोड़ी सी बारिश उमस को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देती है ना, बिल्कुल, गर्मी और बढ़ जाती है। वैसे ही उन चंद पूरियों ने काकी के संयम का आखिरी बांध भी तोड़ दिया। और फिर काकी लाडली से एक ऐसी बात कहती हैं जो बेबसी की आखिरी हद है। वे कहती हैं कि उनका हाथ पकड़कर वहां ले चले जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। और इस बिंदु पर आकर काकी का सामाजिक, मानसिक और मानवीय पतन पूरा हो जाता है। वो अंधी, लाचार बूढ़ी औरत जिसकी चेतना को भूख ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, वो उन जूठे पत्तलों के पास पहुंच जाती है और वो उन पत्तलों से जूठन, पूरियों के टुकड़े और सब्जी के कतरे चुन चुन कर खाने लगती है। उफ, ये सुनकर ही कैसा अजीब सा लगता है। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, काकी पागल नहीं हुई हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो क्या कर रही हैं। उन्हें पता है कि वो दूसरों का झूठा खा रही हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि जब भूख और बेबसी अपने चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान के अंदर की सारी सामाजिक कंडीशनिंग, सही गलत, हलाल हराम के सारे नियम पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। वो जो मास्लो की थ्योरी है वो यहाँ लागू होती है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम यानी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में भी यही कहा गया है कि जब तक इंसान की सबसे बुनियादी शारीरिक जरूरत जैसे कि भूख पूरी नहीं होती, वो सम्मान या आत्मसम्मान के बारे में सोच ही नहीं सकता। मतलब इज्जत से पहले पेट आता है। ये दम काकी का पूरा वजूद महज उस भूख और स्वाद की तलब तक सिमट कर रह गया है। ये कल्पना ही रूह कपा देने वाली है। और कहानी ठीक इसी भयानक क्षण में रूपा को जगाती है। बुद्धराम की पत्नी। हाँ, रूपा की आंख खुलती है और वो बाहर आंगन में ये दृश्य देखती है। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। इसे देखकर रूपा की जो हालत होती है उसे बताने के लिए प्रेमचंद ने जो रूपक इस्तेमाल किया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो छुरी वाला रूपक। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी गाय की गर्दन पर छुरी चल रही हो। एक संपन्न परिवार की महिला उसी घर के आंगन में जूठे पत्तल टटोल रही है। ये बहुत ही दर्दनाक है। इस दृश्य के भयावहता सिर्फ एक भूखी औरत की नहीं है, ये पूरे परिवार के आध्यात्मिक और नैतिक पतन की सजीव तस्वीर है। और यहीं से रूपा के चरित्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जब वो ये दृश्य देखती है ना, तो इस बार उसे ना तो काकी पर गुस्सा आता है और ना ही मेहमानों के सामने नाक कटने का डर सताता है। तो फिर उसे क्या महसूस होता है? इस बार उसे जो महसूस होता है उसे उर्दू में इबरत कहते हैं। इबरत, ये शब्द अपने आप में ही बहुत गहरा और वजनदार लग रहा है। ये शायद सिर्फ सॉरी फील करना या पछतावा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इबरत साधारण ग्लानि से बहुत ऊपर की चीज है। इबरत का मतलब है एक ऐसी भयानक चेतावनी, एक ऐसा खौफनाक एहसास जो इंसान की रूह को कांप दे। मतलब कोई ईश्वरीय खौफ? हाँ बिल्कुल, ये कॉस्मिक जस्टिस या ईश्वरीय न्याय का खौफ है। रूपा को अचानक अपनी क्रूरता का नंगा सच दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस बूढ़ी औरत की जमीन से उसे 200 रुपए सालाना मिलते हैं, जिसके पैसों पर आज उसने सैकड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, हाँ, वो उसी मालकिन को, उसी बूढ़ी औरत को भरपेट खाना तक नहीं दे सकी और उसे जूठन खाने पर मजबूर कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है ये। और इबरत के इसी क्षण में रूपा को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। उसे डर लगता है कि ब्रह्मांड या ईश्वर इस महापाप की सजा कहीं उसके मासूम बच्चों को न दे दे। वो एक माँ भी तो है। बिल्कुल। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर ईश्वर से रहम की भीख मांगने लगती है। ये इंसान के अहंकार के पूरी तरह टूट जाने और ब्रह्मांड के सामने नतमस्तक हो जाने का क्षण है। ये वाकई उस समाज के चेहरे पर लगा एक बहुत बड़ा तमाचा है, जहां हम दुनिया को अपनी महानता दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हम दिखावे के लिए बड़े बड़े दान करते हैं, बाहर वालों को खुश करने के लिए। हाँ, लेकिन अपने ही घर के भीतर अपने ही बुजुर्गों को हम एक एक रोटी, एक एक मीठे बोल के लिए तरसाते हैं। रूपा को ये परम सत्य उस आधी रात में समझ आ जाता है और फिर हम कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जो उतना ही कोमल और रुला देने वाला है जितना कि कहानी का मध्य भाग क्रूर था। रूपा रात के सन्नाटे में अपने भंडार घर में जाती है। वो अपने हाथों से एक ताजा और भरा हुआ थाल तैयार करती है और खुद लेकर जाती है। हाँ, वो खुद उस कोठरी में काकी के पास जाती है और वहां वो रोते हुए बिना किसी अहंकार के सच्चे मन से अपनी गलती की माफी मांगती है।
वो मान लेती है कि उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है। और यहाँ काकी की जो प्रतिक्रिया है वो हमें वापस उसी बिंदु पर ले आती है जहां से हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी कि बुढ़ापा और बचपन असल में एक ही होते हैं। बिल्कुल। मैं सोच रही थी, क्या काकी ने रूपा को कोसा? क्या उन्होंने उस अपमान, उस घसीटे जाने, उस जूठन खाने के दर्द का कोई बदला लिया? क्या उन्होंने कोई ताने मारे? कुछ भी नहीं। काकी उस वक्त बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे किसी बच्चे को मना लिया हो। हाँ, जैसे कोई बच्चा जिसे दिन भर पीटा गया हो, लेकिन शाम को अगर उसे उसकी पसंद की मिठाई दे दी जाए तो वो सारी मार, सारी धमकियां पल भर में भूल जाता है और खुश हो जाता है। काकी भी सब कुछ भूल गईं? काकी भी सब कुछ भूलकर खाना खाने लगती हैं। उनके मन में बुधराम या रूपा के लिए कोई राग द्वेष नहीं बचा था, बल्कि खाना खाते हुए उनके हर एक रोए से रूपा के लिए सच्ची दुआएं निकल रही थीं। ये वाकई साबित करता है कि बुढ़ापा इंसान को दुनियादारी की चालाकियों और उस कड़वाहट से बहुत परे ले जाता है। एकदम सही। उस अवस्था में इंसान सिर्फ प्यार, सम्मान और थोड़ी सी परवाह का भूखा होता है। अगर उसे वो परवाह मिल जाए ना, तो वो जिंदगी भर के सारे घाव, सारे अपमान बस एक पल में माफ कर सकता है। सही कहा आपने। इस पूरी कहानी में हमने जो मनोवैज्ञानिक सफर तय किया है, लालच और संज्ञानात्मक असंगति से लेकर सामाजिक दिखावे की उस भयानक क्रूरता तक, और फिर इबरत से लेकर निस्वार्थ माफी तक, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। बहुत बड़ा सबक है ये। ये बताता है कि मानवीय रिश्ते किसी कानूनी कागज, जमीन की रजिस्ट्री या सिर्फ खून के रिश्ते पर नहीं टिकते। वे टिकते हैं करुणा, सहानुभूति और एक दूसरे के मानवीय सम्मान की रक्षा करने पर। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए मैं उसी बात पर वापस आना चाहूंगी जहां से हमने शुरुआत की थी। बूढ़ी काकी उस परिवार की सफलताओं की वो मजबूत नींव थी जिसे सबने भुला दिया था। नींव के पत्थरों को अक्सर कोई नहीं देखता। बिल्कुल। जिनकी दौलत पर इमारत तो खड़ी कर ली गई, लेकिन उन्हें ही एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। बहुत ही कड़वा सच है ये। इस कहानी की गहराई में उतरने के बाद ये सिर्फ बुधराम, रूपा या काकी की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारे आज के समाज का सबसे कड़वा सच बन जाती है। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही तीखा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, हमारी अपनी इस आधुनिक, तेज तर्रार और दिखावे से भरी जिंदगी में वो बूढ़ी काकी कौन या क्या है? वो कौन सा बुजुर्ग है? वो कौन सा पुराना रिश्ता है? या वो कौन सा बुनियादी मानवीय मूल्य है जिसे हमने अपनी उपलब्धियों, अपने करियर और अपनी झूठी शान का जश्न मनाते हुए चुपचाप किसी अंधेरी कोठरी में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हम सबको इस पर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सोचने और खुद के भीतर झांकने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ लौटेंगे।